मैग्नेटो स्टार्ट हुई है। सॉलिड स्टेट में बचा एक बैच का सर बता रहे हैं। हाँ सर। सर जनवरी होने का। और क्लासिकल क्लासिकल स्टार्टिंग शुरू हुई है सर। और न्यूक्लियर कंप्लीट हो गई। यस सर। एटॉमिक कंप्लीट हो गई। नहीं सर अभी बच्चे हैं। चल रहा है। ये बची है। और इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई। उसमें डिजिटल दिसंबर वाले के हो गए, हमारे जनवरी की बची है। सर थोड़ा सा बचा है, एडी बीए कन्वर्टर बचा। मैथमेटिकल फीस कितना हुआ है? वो तो जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। स्टार्ट हुआ है। हाँ हमारा कॉम्प्लेक्स हुआ है सर अभी। एक ही कॉम्प्लेक्स और डायरेक्ट डेल्टा बस। डिराक डेल्टा तो इतना आता ही नहीं है। चलो हो जाएगा अभी तो सफिशिएंट टाइम। अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। ठीक है, कब तक होगी सर एग्जाम हमारी? ये तो नहीं बता सकते, तो सीएसए वाली बता सकते हैं या एनटीए वाली बता सकते मिड जुलाई बोल रहा है कुछ। हैं। देखो कुछ नहीं कह सकते हैं अभी तो, जैसी सिचुएशन चल रही है ना। अगर नॉर्मल सिचुएशन होती तो शायद उम्मीद कर सकते थे कि शायद जुलाई के आसपास हो जाएगा। सिचुएशन काफी मतलब खराब है कोरोना की वजह से ना। टाइम प्रिपरेशन का आप लोग सिचुएशन तो आउट ऑफ कंट्रोल है। हाँ, तो यही बोल रहे हैं कि आप पढ़ते रहिए अच्छे से, अपना ध्यान रखिए। सिलेबस जो हो गया है जब टाइम मिले उसको रिवाइज करें। ठीक है, जैसे कई बार होता है कि मैं आपको जो स्टेटमेंट बोलता हूँ उससे कुछ कैंडिडेट डिमोरलाइज होते हैं। तो मेरे कहने का सिर्फ पर्पज इतना होता है कि आप जो एग्जाम को आप रेफरेंस ले रहे हैं उसके लिए आपको बहुत सारी मतलब करेक्ट वे आपको पता होने चाहिए। आपको सिलेबस भी काफी कवर करना है, उससे एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है, स्पीड भी मेंटेन करनी है। और ऐसा हो सकता है कि जब आप 1 और 2 टाइम पढ़ते हैं तो माइंड उससे कुछ परसेंट गेन करता है। तो जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे आप सैचुरेशन की तरफ जाएंगे, हायर नॉलेज की तरफ जाएंगे। फिर एक लेवल पे जब आप सैचुरेट हो जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो उस स्टेट को आप पहले अचीव करिए, और उसको अचीव करने के बाद आपको लगेगा कि आप अगर 1 मंथ के बाद भी आप रिकॉल कर पा रहे हैं अच्छे से, तो वो करेक्ट स्टेट है आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन होने का। जब तक वो नहीं आता है वो बाई चांस मान लीजिए आपको बार बार पढ़ना ही पड़ जाएगा। अगर आप एग्जाम निकाल भी लेंगे 1 महीने बाद आप ये कहने लगे इंटरव्यू है या कहीं आप पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं, वहाँ फिर से रिटन एग्जाम हो रहा है, तो फिर उसके लिए आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर से बहुत सारी चीजें नहीं लगने लगेंगी। तो जो एग्जाम निकलता है वो ग्राउंड स्टेट नॉलेज से निकलता है। ग्राउंड स्टेट नॉलेज का मतलब क्या है कि जब आपको 1 मंथ या 2 मंथ हो गए उस बुक को पढ़े हुए, और उस टाइम आप कोई प्रॉब्लम करने लगे और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आप रिकॉल कर पाए बिना अपने नोटबुक को सर्च किए। ठीक है, तो उस स्टेट को अचीव करिए, वो तभी आएगा। मैंने पहले भी बोला कि अगर आप 10 डेज के इंटरवल पे भूल रहे हैं तो उस इंटरवल से उस टाइम को आने से पहले एक बार आप रिवाइज हो जाना चाहिए, क्योंकि भूलने के बाद तो आपको माइंड फिर से नया मिलेगा उस पार्ट को। ठीक है, अगर 10 डेज के आफ्टर भूल रहे हैं तो आपको विदिन 10 डेज रिवाइज कर लेना है। ये मैं भी समझ रहा हूँ कि जब आप ज्यादा टाइम पढ़ते हैं, ठीक है, तो हो सकता है रिवीजन का टाइम सबको ना मिल पाए, बट जितना पॉसिबल हो आप जरूर रिवाइज करते जाइए। नहीं तो जो बुक कंप्लीट होता जाएगा आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, तो फिर जब आप जरूरत होगी उस बुक की तो आपको फिर से नया लगने लगेगा। तो ऐसी स्टेट ना बने। ठीक है, ऐसी स्टेज ना आए कि आपको दोबारा से पढ़ने में उसको फिर से उतना ही टाइम लग रहा है जितना फर्स्ट टाइम पढ़ने में लगा है। तो कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 43, प्रॉब्लम नंबर 34। पेज नंबर 43, प्रॉब्लम नंबर 34। A system of capital N non-interacting distinguishable particle of spin 1 is in thermodynamic equilibrium. स्पिन 1 आपको मेंशन किया हुआ है। एक पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए जो स्पिन 1 की कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स होंगी वो 3 होंगी, और जो सिस्टम के लिए स्टेट्स होंगी वो 2s + 1 पावर n से 3 पावर n बनेगी। और आपको इन टर्म्स ऑफ माइक्रोस्टेट्स एंट्रोपी ये एक्सप्रेशन डिस्कस किया था, बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन S = kB ln ओमेगा। तो सम टाइम आपको इनडायरेक्टली माइक्रोस्टेट फाइंड करनी पड़ेगी एंट्रोपी फाइंड करने के लिए। kB ln 3 पावर n, दैट इज n kB ln 3। लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। पेज नंबर 42, प्रॉब्लम नंबर 28, स्टेटमेंट रीड कर लीजिए। प्रॉब्लम मैंने जो डिस्कस किए हैं, मैंने क्वेश्चंस उनमें डिस्कस हो चुका है। पेज नंबर 42, प्रॉब्लम नंबर 28 एंड पेज नंबर 76, प्रॉब्लम नंबर 3। 42 पे 28, two identical particles have to be distributed among 3 energy levels. Let RB, RF and RC represent the ratio of probability of finding 2 particles to that of finding 1 particle in a given energy state. The subscript B, E and C corresponding to whether the particles are bosons, fermions and classical particles. Then the ratio. अब आप चेक करिए जो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है उसमें आपको ये जो प्रोबेबिलिटी रेशियो डिफाइन किया था ये पार्ट आपको पूछा हुआ है। जब 2 पार्टिकल्स डिफरेंट स्टेट में फिल करेंगे तो 1 पार्टिकल इन ईच स्टेट आपको मिलेगा। तो स्टेटमेंट में आप चेक करिए मेंशन किया हुआ है
द रेशियो ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग टू पार्टिकल्स टू दैट ऑफ फाइंडिंग वन पार्टिकल इन ए गिवन स्टेट। तो टू पार्टिकल्स यहाँ पे फिल होंगे और वन पार्टिकल इन ईच स्टेट यहाँ पे फिल होगा। और ये स्टेटमेंट में 3 एनर्जी लेवल का कंसेप्ट है, डिजेनेसी नहीं दिया, तो ये पार्ट आपको मैंने यहाँ डिस्कस किया हुआ है। ये प्रॉब्लम का स्टेटमेंट आप रेफरेंस करिए। ये 3 एनर्जी स्टेट्स में 2 पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, डिजेनेसी नहीं दिया लेवल का, तो नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, नंबर ऑफ स्टेट्स में आपको मैच करेंगे और ये रेशियोज आपको फाइंड कराएगा। बोस आइंस्टीन के लिए 1, एमबी के लिए 1/2 और फर्मी ड्राग के लिए 0। एक्सप्लेनेशन सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। ये प्रॉब्लम डिस्कस किया है, यहाँ पे आप नोटेशंस ओनली चेंज है। ये आर नोटेशन रेशियो के लिए है, पहले आरबी है, फिर आरसी नहीं आरएफ, फिर आर। आरबी के लिए 1 बताया था, फर्मियन के लिए 0 और क्लासिकल के लिए 1/2। डी ऑप्शन करेक्ट। सिमिलर अप्रोच पेज नंबर 76 पे प्रॉब्लम नंबर 3 में है। कंसीडर ए सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स ए एंड बी, ईच ऑफ व्हिच कैन ऑक्यूपाई वन ऑफ 3 पॉसिबल क्वांटम स्टेट्स 1, 2 एंड 3। स्टेट के नोटेशंस दिए हुए हैं। द रेशियो ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट 2 पार्टिकल्स आर इन द सेम स्टेट to the probability that 2 particles are in different states is calculated for bosons and classical particles। बोजॉन के लिए आपको 1 बताया है और क्लासिकल पार्टिकल के लिए 1/2 बताया है। पहले बोजॉन के लिए फिर क्लासिकल पार्टिकल के लिए 1.5, थर्ड ऑप्शन करेक्ट बन गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पेज नंबर 55 पे प्रॉब्लम नंबर 4, ये भी डिस्कस हो गया है, चेक कर लीजिए। टू पार्टिकल्स टू एनर्जी स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स का रेशियो आपको फाइंड करना है, नंबर ऑफ वेज का रेशियो फाइंड करना है। तो 2 पार्टिकल्स हैं और 2 स्टेट्स हैं। तो एमबी के लिए आप रिकॉल करिए, जीआई पावर एनआई से 4 माइक्रो स्टेट बताया। बोजॉन्स के लिए, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के लिए ये ni प्लस gi माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ni फैक्टोरियल gi माइनस 1 फैक्टोरियल से ये आपको 3 बताया और टेबल भी आपको इनके रिगार्डिंग किया हुआ है। और फर्मी ड्राग के लिए 1 बताया है। तो रेशियो फाइंड कर लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट बन। नेक्स्ट प्रॉब्लम पेज नंबर 46 प्रॉब्लम नंबर 8, पेज नंबर 46 प्रॉब्लम नंबर 8। फोर्टी सिक्स पे 8 कंप्लीट हो गया होगा, मैं हिट कर रहा हूँ। द नंबर ऑफ वेज इन विच n आइडेंटिकल बोजॉन्स, ni वैल्यू आपको यहाँ पे n दिया हुआ है, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 एनर्जी लेवल्स, gi वैल्यू 2 दिया हुआ है। नंबर ऑफ वेज फाइंड करना है, तो ni प्लस gi माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ni फैक्टोरियल gi माइनस 1 फैक्टोरियल। न्यूमरेटर पार्ट n प्लस 1 फैक्टोरियल है और n प्लस 1 फैक्टोरियल को n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल नोट कर सकते हैं। n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया तो रिजल्ट n प्लस 1 नंबर ऑफ वेज आपको बनेंगे। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट बनेगा। जब भी एनर्जी लेवल वर्ड आएगा और वहां पे डिपेंडेंसी हिंट नहीं किया है तो जितने एनर्जी लेवल्स होंगे उतनी ही स्टेट्स आपको मिल जाएंगे। पेज नंबर 43 प्रॉब्लम नंबर 41, द नंबर ऑफ वेज ऑफ प्लेसिंग 4 इंडिस्टिंग्विशेबल बॉल्स। तो ये इंडिस्टिंग्विशेबल बॉल्स लाइक के बोजॉन आप कंसीडर कर सकते हैं। तो 4 इंडिस्टिंग्विशेबल बॉल्स हैं इनटू 5 डिस्टिंग्विशेबल बॉक्सेस, और बॉक्सेस को आप लाइक एनर्जी स्टेट्स कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि एनर्जी स्टेट्स की एनर्जीज डिफरेंट होती हैं। तो ऐसे बॉक्स, डिफरेंट बॉक्स के लिए आप उनको स्टेट कंसीडर करेंगे और इंडिस्टिंग्विशेबल बॉल्स को नंबर ऑफ बोजॉन्स के इक्विवेलेंट आप कंसीडर करके सेम एक्सप्रेशन को आप यूज कर सकते हैं। 4 पार्टिकल्स हो गए, 5 बॉक्सेस हो गए। ni प्लस gi माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ni फैक्टोरियल gi माइनस 1 फैक्टोरियल। तो 5 प्लस 4 9 माइनस 1 8 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया और
जो 4 फैक्टोरियल, इस वाले 4 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 से ये 6 कैंसिल आउट हो गया, और 4 से ये 2 टाइम कैंसिल आउट हो गया, तो ये 70 नंबर बनेगा। फिल इन द ब्लैंक्स है, आंसर की में आप चेक कर सकते हैं, 70 आपको आंसर की में प्रेजेंट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है पेज नंबर 44 पे, प्रॉब्लम नंबर 44। कंसीडर ए सिस्टम ऑफ 3 fermions which can occupy any of 4 available energy states with equal probability. The entropy of the system, और एंट्रोपी फाइंड करने के लिए आपको माइक्रोस्टेट फाइंड करनी है, और GIC NI यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, तो 4C3 दैट इज 4, एंड एंट्रोपी S इज इक्वल टू Kp ln ओमेगा, Kb ln 4, और 4 को आप 2 पावर 2 नोट कर सकते हैं, देन 2 Kb ln 2, 2 Kb ln 2 सेकंड ऑप्शन करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 62, प्रॉब्लम नंबर 29। Page number 62, problem number 29. 3 particles are to be distributed in 4 non-degenerate energy levels. Non-degenerate energy levels के लिए states 4 बन गई, 3 particles हैं, NI value 3 है। The possible number of ways of distribution for distinguishable particles, और distinguishable के लिए आपको फर्स्ट केस में मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स का एक्सप्रेशन यूज करना है, GI पावर NI 4 पावर 3। सेकेंड पार्ट के लिए आपको आइडेंटिकल बोजॉन्स, बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स का एक्सप्रेशन यूज करना है, NI प्लस GI माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई NI फैक्टोरियल GI माइनस 1 फैक्टोरियल, NI प्लस GI 7 बनेगा, 7 माइनस 1 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल GI माइनस 1 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 से 3 फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, मिस्टेक हो गया यहाँ पे 4 छूट गया, तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हुआ, इस 3 into 2 से 6 कैंसिल आउट हुआ, ये 20 बनेगा, तो फर्स्ट 64 और सेकंड 20, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। पेज नंबर 62, प्रॉब्लम नंबर 28, स्टेटमेंट रीड करिए। Consider a system having 3 energy levels, 0, 2 epsilon and 3 epsilon, with respective degeneracies 2, 2 and 3। यहाँ पे एनर्जीज गिवन है और उनके कॉरस्पॉन्डिंग डिजेनेसीज गिवन, लेवल आपको वर्ड यूज किया है और कॉरस्पॉन्डिंग डिजेनेसी और लेवल की एनर्जीज आपको यहाँ पे 0, 2 एप्सिलॉन एंड 3 एप्सिलॉन। इसके लिए डिजेनेसी 2 है, यहाँ पे डिजेनेसी फिर से 2 है, और इसके लिए डिजेनेसी 3 है। तो आप रिकॉल करिए, एक प्रॉब्लम, एक आपको स्टेटमेंट नोट कराया था कि व्हेन n पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ith ग्रुप्स, n1 पार्टिकल्स इन फर्स्ट ग्रुप विद डिजेनेसी G1, n2 पार्टिकल्स विद सेकंड लेवल विद डिजेनेसी G2, लाइक दिस आपको एक हिंट किया था, और ये हिंट किया था कि जो पार्टिकल n1 फर्स्ट लेवल में आ गए वो सेकंड लेवल में नहीं आए, इंडिविजुअल लेवल के जो पार्टिकल का नंबर और फिक्स रहेगा, तो वो एक्सप्रेशन आप डिजेनेसी पार्ट के साथ इंक्लूड कर सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं। आगे स्टेटमेंट कंटिन्यू करें। 4 बोजॉन्स ऑफ स्पिन 0, या तो आप टेबल फॉर्म करके फाइंड कर लें, या आपको जो एक्सप्रेशन है उससे आपको हिंट हो जाएगा, बट एक्सप्रेशन अप्लाई कैसे करना है वो आपको यहाँ पे कंफर्म होना चाहिए। 4 बोजॉन्स ऑफ स्पिन 0, तो नंबर ऑफ बोजॉन्स 4 have to be accommodated in these levels such that total energy of the system is 10 epsilon। ये सिस्टम की एनर्जी 10 एप्सिलॉन, और 10 एप्सिलॉन पहले these levels में 4 पार्टिकल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें जो सिस्टम का एनर्जी 10 एप्सिलॉन आए, वो आपको पहले कंफर्म होना चाहिए। तो आप चेक कर सकते हैं 10 एप्सिलॉन के लिए अगर आप 4 पार्टिकल्स ले रहे हैं, 2 पार्टिकल्स आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दें और 2 पार्टिकल्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो यहाँ से कंडीशन 6 एप्सिलॉन और यहाँ से 4 एप्सिलॉन, सिस्टम का एनर्जी 10 एप्सिलॉन बन जाएगा। अब इस एनर्जी को लाइक दिस आप चेक कर सकते हैं, n1
एप्सिलॉन 1 प्लस n2 एप्सिलॉन 2 प्लस n3 एप्सिलॉन 3। फर्स्ट लेवल की एनर्जी 0 है, यहाँ पे पार्टिकल का नंबर 0, एनर्जी 0। पार्टिकल का नंबर 2, एनर्जी एक पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए एनर्जी 2 एप्सिलॉन। नेक्स्ट में पार्टिकल का नंबर 2 और एनर्जी 1 पार्टिकल के लिए 3 एप्सिलॉन। ये 10 एप्सिलॉन को लाइक के साथ नोट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे चेक करें, n1 आपको पता चल गया 0 है, n2 आपको पता चल गया 2 है, n3 आपको पता चल गया 2 है। बट जो 2 पार्टिकल्स आपने इस लेवल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए वो 2 पार्टिकल यहाँ पे नहीं गए। ये दोनों पार्टिकल्स यहाँ पे जो पार्टिकल्स आपने फिल किए 4 में से यहाँ पे नहीं है। तो आपको एक कंफर्म है कि n1 n2 n3 की वैल्यू फिक्स है और डीज को सम करेंगे तो ये n बनेगा। करस्पॉन्डिंग डिजेनेसीज आपको यहाँ पे डिफाइन की गई है, गिवन है प्रॉब्लम में। फर्स्ट लेवल के लिए डिजेनेसी 2 है, सेकंड लेवल के लिए डिजेनेसी 2 है, थर्ड लेवल के लिए डिजेनेसी 2 ये 3 है। तो ये कंडीशन आपको पहले बताया हुआ है कि पार्टिकल का नंबर फिक्स रहेगा, इंडिविजुअल लेवल के लिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स होंगे। तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट ni प्लस gi माइनस 1 फैक्टोरियल। बोजॉन मेंशन किया हुआ है इसलिए बोजॉन का फॉर्मूला यूज करेंगे, ni फैक्टोरियल gi माइनस 1 फैक्टोरियल। अब 3 ग्रुप्स में 3 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट कराएं तो 3 ग्रुप्स में 3 लेवल में अपने पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट किए। फर्स्ट लेवल के लिए फॉर्म बनेगा n1 प्लस g1 माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n1 फैक्टोरियल g1 माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n2 प्लस g2 माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n2 फैक्टोरियल g2 माइनस 1 फैक्टोरियल n3 प्लस g3 माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n3 फैक्टोरियल g3 माइनस 1 फैक्टोरियल। जितने लेवल में डिस्ट्रीब्यूट करना है वो आपको यहाँ पे डिजेनरेट लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग हिंट होगा। अब ये नंबर और डिजेनेसी प्लेस करती है। जब ये नंबर 0 करेंगे, कोई पार्टिकल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे तो वो कंडीशन हटा भी सकते थे, जो पहले भी मैंने आपको हिंट किया है। जब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है तो ये हटा सकते थे। ओनली 2 लेवल पार्ट 2 यही पार्ट कंसीडर करके भी प्रोग्राम आप कंप्लीट कर सकते हैं कि जैसे ही आप n1 को 0 करेंगे तो ये रेशो g1 माइनस फैक्टोरियल डिनोमिनेटर से 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका कोई रोल भी नहीं है, चाहे जिसमें पार्टिकल की वो आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया वो आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले एक्सक्लूड किया हुआ है। n2 आपको यहाँ पे 2 है, g2 वैल्यू 2 है। जो नोटेशंस हैं उनकी वैल्यूज आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। n3 वैल्यू 2 है, g3 वैल्यू 3 है। ये सिंपलीफाई कर लीजिए। तो ये फॉर्मूले से आप कैसे फाइंड करेंगे वो आपको कंफर्म हो गया। अब चाहे तो जो मैंने मेथड बताया टेबल वाला वो आप बना के भी ट्राई कर सकते हैं, बट क्योंकि मोर स्टेट्स आ रही हैं उसको कैलकुलेट करने में आपको मोर टाइम लगेगा। जैसे जैसे डिजेनरेसी इंक्लूड होने से नंबर ऑफ स्टेट्स बढ़ेंगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, तो टेबल से आपको माइक्रो स्टेट कैलकुलेट करना बताया था, आपको थोड़ा डिफिकल्ट होता जाएगा। बट जो एक्सप्रेशंस मैंने बताए हैं कब क्या एप्लीकेबल होगा वो जब नॉट कराए तब भी हिंट किया, और एप्लीकेशन के टाइम पे मैं हिंट कर रहा हूँ तो सभी को रिलेट करना आ जाना चाहिए। जब ये कंडीशन होगा और ये पार्टिकल एक्सचेंज नहीं हो रहे होंगे, ये नंबर इसका कंडीशन यहाँ पे नहीं जा रहा है, डीज में नहीं जा रहा है, इट मींस एक इंडिविजुअल ग्रुप के नंबर ऑफ पार्टिकल भी फिक्स हैं और वो किसी अनदर ग्रुप से एक्सचेंज नहीं हो रहे, तब ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 58, प्रॉब्लम नंबर 29। सर एक बार स्लाइड बैक कर दीजिए। पेज नंबर 58 पे 29 का स्टेटमेंट पढ़िए। सिमिलर अप्रोच बेस्ड क्वेश्चन मोर टाइम डिस्कस हो गया है। फाइव आइडेंटिकल बोसॉन्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 स्टेट्स। फॉर्मूला मैंने मोर टाइम हिंट कर दिया है। 5 पार्टिकल्स हैं, 4 स्टेट्स हैं, तो 5 + 4 - 1 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल फैक्टोरियल, और स्टेट में से यूनिटी डिफरेंस करेंगे gi - 1 फैक्टोरियल। फर्स्ट ऑप्शन। पेज नंबर 47, प्रॉब्लम नंबर 16। पेज नंबर 47, प्रॉब्लम नंबर 16। स्टेटमेंट रीड करिए।
Page number 47, problem number 16. A system of n distinguishable particles, each of which can be in one of two energy levels, 0 and E, has total energy of the system Ne, where n is any integer. Where n is an integer, the entropy of the system is proportional. S फाइंड करना है, और S फाइंड करने के लिए आपको ओमेगा फाइंड करना है. ये इंडिविजुअल पार्टिकल के कॉरस्पॉन्डिंग लेवल दिए हुए हैं, इनमें टोटल n पार्टिकल्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें कि सिस्टम का एनर्जी Ne बने. तो आप चेक कर सकते हैं, अगर आउट ऑफ n पार्टिकल्स स्मॉल n पार्टिकल्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दें और n माइनस n पार्टिकल्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो सिस्टम का एनर्जी Ne बन जाएगा. सभी को क्लियर है पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. तो टू ग्रुप में पार्टिकल को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और फर्स्ट ग्रुप में n माइनस n पार्टिकल है और सेकंड ग्रुप में n पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स मेंशन किए हुए हैं. आप रिकॉल करिए, n में से कोई एक ग्रुप के पार्टिकल सेलेक्ट करने के लिए आपको कॉम्बिनेशन पार्ट बताया था, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको बताया हुआ है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल. अगर टू ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट आपको बताया हुआ है. i ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको फॉर्मूला बताया था, और उसमें टू ग्रुप के लिए फिर उन्होंने कन्वर्ट भी किया था. ये पॉइंट रिकॉल हो रहे हैं सभी को, और वहाँ पे चेक करिए डिस्टिंग्विशेबल वर्ड नॉट कराया हुआ है उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में. जैसे आपको ये पता होना चाहिए जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो कितने पार्टिकल किस ग्रुप में जाएंगे, वो यहाँ पे इनडायरेक्टली दिया हुआ है इस एनर्जी से. तो अगर आप कैपिटल n में से स्मॉल n पार्टिकल सेलेक्ट कर लें, ई ग्रुप में ई एनर्जी वाले लेवल्स में पार्टिकल्स आपको स्मॉल n डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो अगर आप स्मॉल n पार्टिकल सेलेक्ट कर लें तो ये n माइनस n पार्टिकल्स जो जीरो एनर्जी लेवल में जाएंगे वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गए. जब टू ग्रुप्स होंगे तो कोई एक ग्रुप के पार्टिकल सेलेक्ट करके आप नंबर ऑफ माइक्रोसेट फाइंड कर सकते हैं. कैपिटल n पार्टिकल में से स्मॉल n पार्टिकल्स आप सेलेक्ट करें. या बोथ टू ग्रुप के लिए बोथ ग्रुप में आपको पार्टिकल्स का नंबर पता है, टोटल पार्टिकल के फैक्टोरियल में इंडिविजुअल ग्रुप के पार्टिकल के फैक्टोरियल के प्रोडक्ट से डिवाइड कर दीजिए. S इज इक्वल टू KB ln ओमेगा, KB ln n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय स्मॉल n फैक्टोरियल n माइनस स्मॉल n फैक्टोरियल. प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर पूछा है तो ये लॉग फैक्टर के प्रोपोर्शनल बने, ये आप कंपेयर कर सकते हैं. डी ऑप्शन करेक्ट है. पेज नंबर 49, प्रॉब्लम नंबर 30, स्टेटमेंट रीड करिए और ट्राई करिए. मैं डिस्कस करता हूं, कंपेयर करेंगे. इन ए सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10 टू पावर 23 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, ईच पार्टिकल में ऑक्यूपाई एनी ऑफ 20 डिस्टिंक्ट स्टेट. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंट्रोपी पर पार्टिकल इज नियरेस्ट टू. डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए जब नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फाइंड करेंगे तो GI पावर NI आएंगे, और एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम दैट इज KB ln ओमेगा, KB ln GI power NI. Then entropy of the system is equal to NI KB ln of GI. पर प्रॉब्लम में पूछा है एंट्रोपी पर पार्टिकल, तो NI से डिवाइड करेंगे, दैट इज KB ln GI. और ये GI वैल्यू 20 आपको यहाँ पे हिंट किया है. नेचुरल लॉग पे अगर आप 20 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 2.999 समथिंग आएगा, जो नियरली 3 में आप राउंड ऑफ कर सकते हैं. सेकंड ऑप्शन पर. नेक्स्ट प्रॉब्लम. फिफ्टी 51 पे 3, ये क्वांटम मैकेनिक्स का प्रॉब्लम है. नोट किया 39 पे 30 कौन सा था, चलो यहाँ पे नोट हो गया है. तो नंबर अलग हो गया है एक्सप्लेनेशन का. ये नंबर चेंज कर लेंगे.
एक्सप्लेन करना था वो 49 पे 30 यहाँ पे वो एक्सप्लेन आगे हो गया है, स्लाइड चेंज होने से। ये 62 पे 25 आगे नोट कर। से पहले ये प्रॉब्लम एक बार चेक कर लीजिए 51 पे 3। Consider three situations of four particles in a one-dimensional box of width L with hard walls. In case 1, the particles are fermions. In case 2, they are bosons. And in case 3, they are classical. If the total ground state energy of the four particles in these three states are ground state energy for system EF, EB and E classical respectively, which of the following is true? एक मेथड तो ये है क्योंकि आपको स्टेटमेंट में मेंशन किया हुआ है कि वन डायमेंशनल पार्टिकल बॉक्स के 4 पार्टिकल्स को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है वन डायमेंशनल बॉक्स में। तो आपको वन डायमेंशनल बॉक्स की क्वांटम मैकेनिक्स में एनर्जी पता है, n=1 के लिए क्या है, n=3 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए। अब जब आप मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करेंगे, क्लासिकल पार्टिकल्स लेंगे तो 4 पार्टिकल्स आप n=1 में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जब आप बोसॉन लेंगे तो n=1 में 4 पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट जब आप फर्मियंस लेंगे तो स्टेटमेंट में आपको स्पिन नहीं दिया है, और स्पिन नहीं दिया है तो एक पर्टिकुलर स्टेट में आप 1 बोसॉन फिल कर सकते हैं। ये फर्मियन के लिए आएगा। तो इससे आपको एनर्जी क्वांटम मैकेनिक्स में सिमिलर अप्रोच से फाइंड करना बताया था, फाइंड कर सकते हैं 1 से लेकर 4 तक की एनर्जी को ऐड कर फर्मियन के लिए। ये क्लासिकल और बोसॉन के लिए बनेगा जो स्टेटमेंट में नोटेशन दिया है। तो ये आप जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में आपने प्रॉब्लम फाइंड किया था एनर्जी के, लाइक इस मेथड से आप एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो एनर्जी बनेगा 4 टाइम्स ऑफ पाई स्क्वायर क्रॉस स्क्वायर बाय ट्वाइस ml स्क्वायर, और यहाँ पे ये 1 से लेके 4 तक की एनर्जी को जब ऐड करेंगे तो रिजल्ट को फाइंड कर सकते हैं। बट एक पॉइंट मैंने जो आज सजेस्ट किया था, ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए कंडीशन मैंने बताया था, ये आप रिकॉल करिए। ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए यहाँ पे कंडीशन बताया हुआ है, आप इसको रेफरेंस लीजिए, ऑप्शन सेलेक्ट करके देखिए। EF के लिए लार्जेस्ट बनेगा और बोसॉन और क्लासिकल के लिए इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है। सेकंड ऑप्शन में इक्वलिटी साइन इंक्लूड किया हुआ, इसके अलावा कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू साथ आपको नोट किए हुए। ग्राउंड स्टेट में आप चेक करेंगे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो इक्वलिटी साइन होल्ड होगा, तो इजीली आपको बी ऑप्शन सेलेक्ट हो गया। तो विदाउट कैलकुलेशन आप कैलकुलेट कर लीजिए, वो मैच भी कर जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। बोसॉन और क्लासिकल के लिए इक्वल और फर्मियन के लिए लार्जेस्ट। आप चाहे कैलकुलेट कर दें इस मेथड से, चाहे आप जो कंडीशन मैंने बताया था उससे ऑप्शन पे चले जाइए, सिलेक्ट कर सकते हैं। 62 पेज पे प्रॉब्लम नंबर 25 स्टेटमेंट रीड करिए। पेज नंबर 62 प्रॉब्लम नंबर 25। Consider a system of capital N non-interacting spin-half particles, each having a magnetic moment mu, is in a magnetic field B is equal to B z cap. If E is the total energy of the system, the number of accessible microstates omega. accessible वर्ड इसलिए लिखा कि एनर्जी E के लिए आपको माइक्रोस्टेट फाइंड करना है। अगर आप स्पिन हाफ पार्टिकल लेते हैं तो आप रिकॉल करिए क्वांटम मैकेनिक्स में स्पिन हाफ के लिए माइनस म्यू डॉट बी वाले टर्म से मैंने एनर्जी पार्ट बताया 1 पार्टिकल के लिए। तो इंडिविजुअल पार्टिकल की जो एनर्जी है यहाँ से आपको कंफर्म हो गया कि या तो म्यू बी बन सकता है बोर मैग्नेट्रॉन यूनिट में, या माइनस म्यू बी। ये नॉट भी कराएगा। ये रिकॉल हो रहे होंगे आपको स्पिन हाफ के लिए 2 स्टेट्स बनेंगी, और स्पिन अप और स्पिन डाउन के लिए, और किसके लिए प्लस बनेगा किसके लिए माइनस बनेगा, पार्टिकल के चार्ज के नेचर के अकॉर्डिंग मैंने हिंट किया हुआ है। बट यहाँ पे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में ये रेफरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके लिए प्लस बनेगा या माइनस बनेगा। अगर आपके लिए प्लस होगा तो श्योरली डाउन के लिए माइनस बन जाएगा, अगर आपके लिए माइनस होगा तो डाउन के लिए प्लस बन जाएगा। ओनली आपको एनर्जी की वैल्यू क्या है उनका आइडिया होना चाहिए। ये सिंगल पार्टिकल एनर्जीज बनते हैं। अब दीज एनर्जीज में आप कैसे पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करें, ये माइनस म्यू बी, ये प्लस म्यू बी, सिंगल पार्टिकल एनर्जीज। टोटल पार्टिकल्स का नंबर दिया हुआ है n, नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल। सिस्टम का एनर्जी दिया हुआ है E। अब सिस्टम की एनर्जी E बनाने के लिए दीज n पार्टिकल्स को दीज स्टेट्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, और डिस्ट्रीब्यूशन से फिर आपको माइक्रो स्टेट फाइंड करना। सपोज ये जो एनर्जी E है, इस एनर्जी में n1 पार्टिकल्स ऐसे हैं जो आप म्यू बी में फिल कर रहे हैं, या कोई एक में आपको फिल कर रहे हैं, माइनस म्यू बी में फिल कर रहे हैं, लीस्ट एनर्जी में फिल कर रहे हैं, और n2 पार्टिकल्स ऐसे हैं जो आप प्लस म्यू बी में फिल कर रहे हैं। बट ये n1 n2 अभी जो प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया, प्रॉब्लम इसी के सिमिलर है जो यहाँ पे डिस्कस हुआ है। चेक कर लीजिए 2 एनर्जीज हैं और यहाँ पे 2 ग्रुप में पार्टिकल को सेपरेट कर रहे थे। बट आपको ये नंबर इस एनर्जी की न्यूमेरिकल वैल्यू देने, एनर्जी की वैल्यू गिवन होने से आपको ये पता था कि 0 में कितने फिल करें और E में कितने फिल करें, जो आपको यहाँ पे नहीं पता। ये सिर्फ नोटेशन दिया हुआ है। बट अगर ये म्यू बी के टर्म्स में वैल्यू दिया होता तो हम सेलेक्ट कर सकते थे कि इसमें कितने पार्टिकल फिल करें और इसमें कितने पार्टिकल फिल करें। हमने एज्यूम कर लिया that n1 particles are distributed in minus mu b energy and n2 particles are distributed in plus mu b energy for energy of the system capital.
अगर दीज नंबर्स को आप ऐड कर देंगे तो सिस्टम के टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको पता होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। अब इसको सिंप्लीफाई करें, अगर इस एनर्जी में इस म्यू बी से डिवाइड कर दें तो n1 n2 में टू रिलेशंस आपको पता चले, एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स से और एक एनर्जी के एक्सप्रेशन से। अगर आपको यहाँ पे इस रिलेशन में n2 कैलकुलेट करना है तो दीज को ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो n1 कैंसिल आउट हो गया, n प्लस e बाई म्यू बी, ये इस स्टेट में कितने पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं उसका नंबर आ गया। अगर आपको n1 कैलकुलेट करना है तो इस रिलेशन से इस रिलेशन को डिफरेंस कर दीजिए, n2 एलिमिनेट हो जाएगा, n1 ऐड हो जाएंगे, ये टर्म यहाँ पे हाफ भी आएगा, ये ऐड होकर ट्वाइस बन गया, बाई 2 हो गया। अब या अनदर वे क्या है कि आपको एक ग्रुप के पार्टिकल्स पता चल गए, टोटल में से वो डिफरेंस करके भी फाइंड कर सकते हैं, चाहे जैसे आप चेक कर लीजिए। आपको ये प्रॉब्लम में डायरेक्ट गिवन नहीं थे, बट माइक्रोस्टेट के कैलकुलेशन के लिए आपको रिक्वायर्ड है, आप टोटल n पार्टिकल से अगर एक ग्रुप के पार्टिकल को सिलेक्ट कर दें, कोई भी एक ग्रुप के पार्टिकल को सिलेक्ट कर दीजिए, अनदर के ऑटोमेटिकली आपको फाइंड है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n2 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस e बाई म्यू बी बाई 2 इस टोटल का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 1/2 n प्लस e बाई म्यू बी टोटल का फैक्टोरियल। कहाँ पे हाफ है, कहाँ पे फैक्टोरियल इंक्लूड करना है, ये मैंने आपको करेक्टली रिप्रेजेंट कर दिया, ऑप्शन में सेलेक्ट कर लीजिए। जो फैक्टोरियल है वो 2 इंक्लूड करते हुए ओनली ब्रैकेट टर्म पे नहीं है, फैक्टोरियल बाई 2 नहीं है, ये इस टोटल टर्म का फैक्टोरियल है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन थर्ड बन जाएगा। सभी को क्लियर हो गया? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में और आज वाले लेक्चर में माइक्रोस्टेट्स डिस्कस कर दी। माइक्रोस्टेट लास्ट लेक्चर में फेज स्पेस में आपको डिस्कस किया और यहाँ पे डिस्क्रीट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको इन माइक्रोस्टेट्स की रिक्वायरमेंट होगी आपको आगे एनसेम्बल्स के लिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनसेम्बल्स आप लोग पढ़ते हैं। एनसेम्बल का डेफिनेशन आपने जो बुक पढ़ा होगा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का, ऑल बुक्स में एनसेम्बल का डेफिनेशन होगा, वो डेफिनेशन सिमिलर डेफिनेशन मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा, यहाँ पे नोट करूंगा, बट उसमें थोड़ा एक आइडिया होना चाहिए। अगर आप कोई सिस्टम ले रहे हैं, एक पर्टिकुलर सिस्टम, और उस सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स के कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट स्टेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स हैं वो आपको नोन होगी कि एक मैक्रो स्टेट के रिगार्डिंग उस पर्टिकुलर सिस्टम की माइक्रो स्टेट 100 है, 1000 है, 1 लाख है, वो माइक्रो स्टेट का नंबर आपको पता चल गया जो आपने कैलकुलेट किया। एक मैक्रो स्टेट के रिगार्डिंग माइक्रो स्टेट्स भी कैलकुलेट की और टोटल माइक्रो स्टेट्स भी आपने कैलकुलेट किया डिस्क्रीट पार्ट के लिए। ऐसे ही आपने फेज स्पेस में आपने कैलकुलेशन किया तो वहाँ पे एनर्जी की शार्प वैल्यू ले रहे थे, तो वहाँ पे वो एक पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट की माइक्रो स्टेट। तो जब आप एनसेम्बल अप्रोच पढ़ते हैं तो रिकॉल करिए डिफरेंट एनसेम्बल में मैक्रो स्टेट रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट वे में लेते हैं। तो अगर एक मैक्रो स्टेट के रिगार्डिंग आपको माइक्रो स्टेट पता चल जाए, वो मैंने यहाँ पे ले लिया 1000, तो ये नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स 1000 हो गई। अब ये ऑल माइक्रो स्टेट आपको सेम टाइम पे कंसीडर करनी है। फेज स्पेस और यहाँ पे जो एनसेम्बल अप्रोच लेंगे वो स्टैटिक पिक्चर एक तरह से, पार्टिकल में मोशन हो रहा है, सिस्टम मोशन कर रहा है, बट उनकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं डिफरेंट टाइम पे ऑब्जर्व होने की पैरामीटर्स की, वो आपने एक ही टाइम पे कंसीडर करना है। और एक टाइम पे कंसीडर करने के लिए ये जो माइक्रोस्टेट्स फाइंड होती हैं वो डिफरेंट टाइम पे फाइंड होती हैं, बट सेम टाइम पे इंक्लूड करने के लिए आप यहाँ पे जितनी एक पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हैं उतने ही आइडेंटिकल सिस्टम्स आप कंसीडर करें, जिससे एक पर्टिकुलर सिस्टम एक पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट में आया है। जब अनदर सिस्टम लेंगे तो इन्हीं माइक्रोस्टेट में से किसी अनदर माइक्रोस्टेट में होगा, जिससे ऑल सिस्टम्स के थ्रू आपने सारी माइक्रोस्टेट एक ही टाइम पे कंसीडर करना है। अब आइडेंटिकल सिस्टम्स आपको कंसीडर करना है। आपने सिस्टम्स जो कंसीडर किए थे उनसे रिजल्ट फाइंड किया, उन सबका एवरेज किया, तो जो सिस्टम आपको स्टडी करना था उसको आप वहाँ पे एवरेज बिहेवियर से सिस्टम को स्टडी कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ, फिर ये हिंट करता हूँ कि ये जो नंबर मैंने लिया तो माइक्रोस्टेट और नंबर ऑफ आइडेंटिकल सिस्टम्स मैच करेंगे। जो डेफिनेशन आप बुक में पढ़े होंगे वो डेफिनेशन पहले मैं यहाँ पे हिंट कर रहा हूँ। एनसेम्बल एक कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल सिस्टम्स और एक ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल सिस्टम्स, ये स्टेटमेंट आप लोगों ने एनसेम्बल के लिए पढ़ा होगा। एक कलेक्शन और ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल सिस्टम्स that are macroscopically identical but microscopically different is called ensemble.
ये डेफिनेशन आप लोगों ने बुक में पढ़ा होगा, जो भी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का आपने बुक पढ़ा हो, मोस्टली सभी बुक में सिमिलर डेफिनेशन आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पे दीज टू पॉइंट को इंटरप्रेट करना था, कैसे यहाँ पे मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल सिस्टम कंसीडर करेंगे और माइक्रोस्कोपिकली डिफरेंट, जो भी मैंने रिलेट किया। सपोज जो ओमेगा आई है वो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स है फॉर ए पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फॉर ए मैक्रोस्टेट, जो पहले भी आपको आईएफ मैक्रोस्टेट का नोटेशन बताया। या अगर ये थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी लेंगे तो इसको ओमेगा नोटेशन नोट कर सकता है। ये डेफिनेशन ओमेगा का थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी का इक्वल टू केबी ln ओमेगा में बताया हुआ है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फॉर ए गिवन मैक्रोस्टेट। तो आपको ये हिंट किया कि अगर ये 100 ले रहा है तो आपको 100 आइडेंटिकल सिस्टम्स कंसीडर करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ आइडेंटिकल सिस्टम्स इन एनसेम्बल, one system for each microstate। तो जितने माइक्रोस्टेट्स होंगी, जो एग्जांपल वाइज मैंने 100 बता दिया, उतने ही सिस्टम्स आपको कंसीडर करना। तो अगर माइक्रोस्टेट 100 हैं तो उतने ही आपको नंबर ऑफ सिस्टम्स कंसीडर करना इन एनसेम्बल। अब थोड़ी देर के लिए थिंक करिए, ये मैक्रोस्टेट हो गई, कोई भी स्पेसिफिकेशन आप कर सकता है कि एनर्जी सिस्टम का ये है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये हैं। अब इसमें मैंने सम पॉइंट्स माइक्रोस्टेट के लिए जो सेल बनाते हैं वो मैंने पॉइंट्स शो कर दिए थोड़ी देर के लिए। अब इस माइक्रोस्टेट को नंबरिंग कर दिया, ये 1 ये 2 3 4 5 6 7, ऐसे जितने भी माइक्रोस्टेट्स हैं उतने सिस्टम आपको कंसीडर करना है। अब आप चेक करिए, अगर फर्स्ट सिस्टम आपने यहाँ पे कंसीडर किया तो उसका माइक्रोस्टेट डिफरेंट है, मैक्रोस्टेट सेम है। सेकंड सिस्टम का माइक्रोस्टेट डिफरेंट है, मैक्रोस्टेट सेम है। ऐसे जो भी यहाँ पे नंबरिंग किया है वो करस्पॉन्डिंग सिस्टम इस पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट में कंसीडर कर लीजिए। तो सबका माइक्रोस्टेट डिफरेंट है बट मैक्रोस्टेट सेम। तो इसीलिए आपको यहाँ पे वर्ड यूज किया है मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल बट माइक्रोस्कोपिकली डिफरेंट। उनके जो कंस्ट्रेंट्स होंगे इन ऑल सिस्टम्स में, कंस्ट्रेंट्स के पैरामीटर्स डिफरेंट आएंगे, बट जो मैक्रोस्टेट जिससे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो सबका सेम होगा। एनसेम्बल अप्रोच स्टैटिक पिक्चर होता है। स्टैटिक पिक्चर को इंक्लूड करने के लिए आपको जितनी एक सिस्टम को जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, जितनी सिस्टम अंडर इन्वेस्टिगेशन एक पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट के रिगार्डिंग माइक्रोस्टेट है, उतने ही आपको आइडेंटिकल सिस्टम्स कंसीडर करने हैं सेम टाइम। ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? माइक्रोस्टेट सबका डिफरेंट करने के लिए जितनी माइक्रोस्टेट्स हैं उतने सिस्टम आपको कंसीडर करने पड़ेंगे, तभी डिफरेंट हो सकती हैं। अगर लेस नंबर लेंगे ये सिस्टम्स का या ये हायर नंबर ले लेंगे सिस्टम्स का तो कुछ माइक्रोस्टेट मैच कर जाएंगे, या अगर ये लेस नंबर लेंगे तो सिस्टम रिपीट हो जाएंगे। क्लियर हो गया सभी को? यस सर। तो डिपेंडिंग ऑन द मैक्रोस्टेट रिप्रेजेंटेशन और इंटरेक्शन अमंग द सिस्टम्स इन एनसेम्बल, और ये सिस्टम्स को समटाइम एलिमेंट भी वर्ड यूज करते हैं, एलिमेंट ऑफ एनसेम्बल। सिस्टम इज आल्सो नोन एज एलिमेंट ऑफ एनसेम्बल। तो एनसेम्बल के जो एलिमेंट्स हैं या सिस्टम है उनकी मैक्रोस्टेट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या सिस्टम और एलिमेंट्स में किस टाइप का इंटरेक्शन है, उसके बेस एनसेम्बल को आप डिफरेंट क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो 3 टाइप ऑफ एनसेम्बल पढ़े होंगे आप, माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल, कैनोनिकल एनसेम्बल, ग्रांड कैनोनिकल एनसेम्बल। स्टार्टिंग में जब आपको बेसिक डेफिनेशंस डिस्कस की थी, जब थर्मोडायनामिक सिस्टम, सराउंडिंग्स और डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स बताए थे, उन पॉइंट्स को आप रिकॉल करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशंस बताई थी, उन पॉइंट्स को रिकॉल करेंगे तो ये इजी वे में ये एनसेम्बल के बेसिक डिफरेंस को आप नोट कर सकते हैं। 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम थे, आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम। और सिस्टम का क्लासिफिकेशन था डिपेंडिंग ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स। आप 3 टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन पढ़ रहे थे, मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल। उसमें यहाँ पे देखना, आप चेक कर सकते हैं कि किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, क्या पार्ट ऑफ एक्सचेंज होगा। जो कंडीशंस पहले बताई इक्विलिब्रियम की, उनको आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है कि किस टाइप का इक्विलिब्रियम पॉसिबल हो सकता है। तो पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल। क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, उसको बेसिक पार्ट को यहाँ पे डिस्कस करने के लिए ये 3 टाइप ऑफ एनसेम्बल का बेसिक यहाँ पे नोट करें। जैसे अभी अगर मेंशन ना हो प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में कि किस एनसेम्बल में सॉल्व करना है, तो इन स्टेटमेंट को रेफरेंस लेके आप कंफर्म कर सकते हैं कि प्रॉब्लम किस एनसेम्बल का है। तो माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल के लिए पहले मैक्रोस्टेट रिप्रेजेंटेशन का स्टेटमेंट नोट करेंगे। द एनसेम्बल इन विच मैक्रोस्टेट, और ये जो वर्ड आया मैक्रोस्टेट सिस्टम अंडर इन्वेस्टिगेशन से आया है। कभी आप एनसेम्बल में मैक्रोस्टेट डिफाइन करने लगे तो एनसेम्बल और सिस्टम
वहाँ पे एनसेम्बल मैक्रो बन गया और सिस्टम्स माइक्रो बन गए। तो इस बेस पे क्लासिफिकेशन नहीं है, आपको पहले से कंफर्म है कि किस सिस्टम को स्टडी करना है, तो उस सिस्टम की मैक्रो स्टेट आपको पता रहे और उसी तरह के आइडेंटिकल सिस्टम्स आपको कंसीडर करने हैं, तब आपका एनसेम्बल फॉर्म होगा। द एनसेम्बल इन विच मैक्रो स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाई fixed values of number of particles, volume, एनर्जी। ये फिक्स भी होगा और एनसेम्बल के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सिस्टम्स हैं, उन सब के लिए सेम भी होगा। is called microcanonical ensemble. रिकॉल करेंगे आप लोग, जब ये बुक में पढ़े होंगे एनसेम्बल को, तो एक लाइक दिस पिक्चर रहा होगा वहाँ पे ईच एनसेम्बल पार्ट के लिए ये लार्ज बॉक्स और इसके इनसाइड में हम स्मॉल बॉक्सेस रिप्रेजेंट किए। लाइक दिस। सिमिलर आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने 3 शो कर दिया, ऐसे आप और हायर शो कर सकते हैं। ऐसे और भी आप शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैक्रो स्टेट नोट किया होगा NVE, सभी के लिए NVE। ये ऑल बॉक्सेस में NVE रिप्रेजेंट कर देंगे सब। ये पिक्चर रिकॉल हो रहा होगा सभी को। तो जैसे ये बताया कि यहाँ पे जो ये एनसेम्बल है और ये जो स्मॉल बॉक्सेस शो किए हैं वो सिस्टम्स हैं, और ऑल सिस्टम्स के लिए मैक्रो स्टेट शो कर दिया, तो सभी के लिए सेम है जो आपको यहाँ पे हिंट किया, सेम फॉर ऑल सिस्टम्स। ये फिक्स भी होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल वेरी नहीं करेंगे, वॉल्यूम वेरी नहीं करेगा, एनर्जी वेरी नहीं करेगा। और ये ऐसे भी हो सकता था कि इंडिविजुअल सिस्टम के लिए किसी अनदर वैल्यू पर फिक्स हो जाते, जैसे सपोज इसके लिए 10 मॉलिक्यूल्स होते, यहाँ पे वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो जाता और इसका एनर्जी 20 जूल हो जाता फर्स्ट के लिए, और सेकंड के लिए फिर से किसी अनदर वैल्यू पर फिक्स हो जाता है, ये 15 हो जाते, ये 1.5 मीटर क्यूब हो जाता और ये 15 जूल हो जाता। ये वेरी भी नहीं कर रहे बट डिफरेंट है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं लेनी है आप। ये इंडिविजुअली फिक्स भी होंगे और ऑल सिस्टम्स के लिए सेम भी है। वो स्टेटमेंट मैंने आपको नोट किया, 2 वर्ड आए, फिक्स भी हैं और सेम भी है। अब यहाँ पे ये जो एम्प्टी पोर्शन है इसको बोलते हैं सेपरेटिंग और इंटरेक्टिंग वाल, जो एनसेम्बल के एलिमेंट्स को सेपरेट करती है या इंटरेक्ट कराती है। सिस्टम वन सिस्टम को अनदर सिस्टम से इंटरेक्ट कराने के लिए यहाँ पे कोई मटेरियल आप कंसीडर करेंगे मटेरियल, तो इसको बोलते हैं सेपरेटिंग और इंटरेक्टिंग वाल। अब इस सेपरेटिंग और इंटरेक्टिंग वाल का नेचर कई बार आपको क्वेश्चन में गिवन हो सकता है, एनसेम्बल पूछ सकता है, एनसेम्बल देके नेचर पूछ सकता है, तो आगे यही स्टेटमेंट नोट करेंगे यहाँ पे सेपरेटिंग वाल के नेचर के लिए। अब आप चेक करें इस पर्टिकुलर डायग्राम से नंबर ऑफ पार्टिकल कब फिक्स रहेंगे, बोलिए। जब आइसोलेट होगा, जब मैटर का एक्सचेंज ना हो तभी तो फिक्स होंगे। वन सिस्टम से अनदर सिस्टम को मैटर अगर प्रोवाइड नहीं हो रहा होगा तब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिक्स रहेंगे और सभी के लिए सेम आपने कंसीडर किया होगा। वॉल्यूम कब एक्सचेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, कब वॉल्यूम फिक्स रहेगा, जब ये जो वाल्स हैं वो रिजिड हों। रिजिड होने से ये थिकनेस चेंज नहीं होगा वाल्स का। प्रेशर अगर अप्लाई करेंगे तो उसके साइज में डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए, तब वो वॉल्यूम फिक्स रहेगा। तो रिजिड वर्ड आएगा यहाँ पे। और एनर्जी कब फिक्स होगा, जब ये जो मटेरियल यहाँ पे है वो थर्मली इंसुलेटिंग है। अगर थर्मली कंडक्टिंग होगा तो वन पार्ट से अनदर पार्ट को एनर्जी प्रोवाइड हो सकता है, एनर्जी वेरिएबल हो जाएगा। तो सेपरेटिंग वाल का नेचर आपको यहाँ पे सभी को कंफर्म हो गया। द सिस्टम्स और एलिमेंट्स in microcanonical ensemble are separated by number of particle fix होने से impermeable वर्ड आएगा, वॉल्यूम फिक्स होने से रिजिड वर्ड आएगा और एनर्जी फिक्स होने से थर्मली इंसुलेटिंग और नॉन कंडक्टिंग।
ये स्टेटमेंट सभी को नोट हो जाना चाहिए जो मैंने आपको सजेस्ट किया है। अगर भूल भी जाएंगे तो लाइक दिस आप रिकॉल करते हैं। इस पार्ट को एक्सचेंज होने के लिए क्या रीजन है, क्या रेस्पॉन्सिबल है, वो आप कंपेयर कर लेंगे। तो आगे अगर भूल जाते हैं तो जैसे ही आपको ये मैक्रो स्टेट पता चलेगा कि एन वी और ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये फिक्स होना चाहिए, सेम होना चाहिए सभी के लिए। सेम इसलिए होना चाहिए क्योंकि आप मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल है। यहाँ पे आपको वर्ड नोट कराया है मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल, तो जो मैक्रो स्टेट रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं वो सभी के लिए सेम आपको लेना है। अब यहाँ पे कंपेयर करें ना, तो यहाँ पे मैटर एक्सचेंज हुआ एन फिक्स होने से, और ना ही इस एनर्जी फिक्स होने से एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। रिकॉल करिए, अगर मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है तो सिस्टम का आपको क्लास बताया था आइसोलेटेड सिस्टम। डेफिनेशन रिकॉल कर सकते हैं आइसोलेटेड सिस्टम का। इफ देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर एज वेल एज एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम, बताया था। तो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में सिस्टम का नेचर आपको पता चल गया, सिस्टम का क्लास पता चल गया। द सिस्टम्स आर आइसोलेटेड सिस्टम इन माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल। और जब ये एनर्जी सेपरेटली फिक्स है तो सेपरेटली इक्विलिब्रियम में होंगे। म्यूचुअल इक्विलिब्रियम को आप यहाँ पे नहीं बता सकते हैं कि वन सिस्टम से अनदर सिस्टम के बीच क्या म्यूचुअल इक्विलिब्रियम है। सिस्टम्स आर सेपरेटली इन इक्विलिब्रियम। रिपीट स्लाइड करिए। ये पॉइंट्स मैक्रो स्टेट देके आपको एंसेंबल का हिंट हो सकता है, सेपरेटिंग वाल का नेचर देके आपको माइक्रो कैनिकल एंसेंबल का हिंट हो सकता है, सिस्टम का नेचर देके, सिस्टम का क्लास डिफाइन करके आपको ये हिंट हो सकता है कि माइक्रो कैनिकल एंसेंबल का बोला। अब हमें अनदर एंसेंबल की क्यों रिक्वायरमेंट है और अनदर एंसेंबल के लिए क्या कंडीशंस हैं, कैसे मैक्रो स्टेट रिप्रेजेंट करेंगे। माइक्रो कैनिकल एंसेंबल की लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमें कैनिकल एंसेंबल की रिक्वायरमेंट होगी। और क्या लिमिटेशन है माइक्रो कैनिकल एंसेंबल का, जो यहाँ पे सेपरेटिंग वाल आप कंसीडर कर रहे हैं उसका जो मटेरियल है, ये एनर्जी को फिक्स करने के लिए आपने थर्मली इंसुलेटिंग मटेरियल कंसीडर किया है। कोई भी रियल मटेरियल 100% नॉन कंडक्टिंग नहीं है, 100% इंसुलेटर नहीं है। अगर उसका वेरी स्मॉल थर्मल कंडक्टिविटी भी हुआ तो ये एनर्जी वेरी कर जाएगा, एनर्जी फिक्स नहीं होगा। तो टू लिमिटेशंस हैं माइक्रो कैनिकल एंसेंबल की। एक तो एनर्जी को फिक्स करना पॉसिबल नहीं है, कोई ऐसा मटेरियल आपको नहीं पता जिससे आप इसको एनर्जी एक्सचेंज को 100% स्टॉप कर पाएं, जिसका थर्मल कंडक्टिविटी 0 आ जाए। और अनदर लिमिटेशन क्या है कि किसी सिस्टम की एनर्जी को मेजर करना भी डिफिकल्ट है। एनर्जी को मेजर करना भी डिफिकल्ट है और एनर्जी को फिक्स करना भी डिफिकल्ट है। तो दीज टू लिमिटेशन की वजह से, दीज टू आपको डिफिकल्टी की वजह से कोई अनदर मेथड की रिक्वायरमेंट होगी, अनदर एंसेंबल की आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो ये जो लिमिटेशंस हैं इनको ओवरकम करने के लिए जब एनर्जी को फिक्स करना डिफिकल्ट है तो आप एनर्जी को वेरी करा दीजिए, इसके इक्विवेलेंट कोई अनदर पैरामीटर को फिक्स कर दीजिए जिसको मेजर करना भी इजी हो और फिक्स करना भी इजीली पॉसिबल। नेक्स्ट एंसेंबल कैनोनिकल एंसेंबल। अब अगर आप ये एनर्जी को वेरी करा के, एनर्जी कब तक वेरी करेगा, जब तक टेम्परेचर सेम ना हो जाए। आपको ये पहले हिंट किया हुआ है हीट एक्सचेंज वाले पार्ट से। ये जो एनर्जी है यहाँ पे हीट वाला ही पार्ट है। ये स्टार्टिंग में जब क्लास आपको आइसोलेटेड ओपन और क्लोज सिस्टम डिस्कस किया था कि आप ऑल टाइप ऑफ फॉर्म्स को एनर्जी का एक सिंगल वर्ड यूज कर सकते हैं एनर्जी, बट उसमें हीट क्या पार्ट है, वर्क क्या पार्ट है, मैटर क्या पार्ट है, वो आपको हिंट किया था। तो एनर्जी यहाँ पे जो नोटेशन है वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से पॉसिबल होगा, एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल होगा। अगर आपको एनर्जी फिक्स करना डिफिकल्ट है तो आप एनर्जी को वेरी करा दें, और एनर्जी तब तक वेरी करता है जब तक टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो उसके इक्विवेलेंट पैरामीटर टेम्परेचर को आप इजीली फिक्स कर सकते हैं और इजीली रीड भी कर सकते हैं टेम्परेचर को। थर्मामीटर से आप किसी बॉडी का, किसी भी सिस्टम का थर्मामीटर आप इजीली रीड कर सकते हैं और उसको फिक्स करना भी पॉसिबल है। फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, जितने टेम्परेचर पे आपको फिक्स करना है उतने टेम्परेचर के रिजर्वायर या किसी और पार्ट के साथ उसको थर्मल कॉन्टैक्ट में ला दीजिए, थर्मल इक्विलिब्रियम में ले आइए, वो टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा। थर्मामीटर से आप उसको रीड कर सकते हैं। द एंसेंबल इन विच मैक्रो स्टेट is represented by सिमिलर स्टेटमेंट जो आपने यहाँ पे नोट किया है, एन सेम रहे, ये कंसीडर करना है, वी कंसीडर करना है, एनर्जी आपको अपनी बार इंक्लूड नहीं करना है, इसके इक्विवेलेंट पैरामीटर टेम्परेचर को आपको फिक्स करना है। तो फिक्स वैल्यूज ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, एन वी टी से आप रिप्रेजेंट करते हैं मैक्रो स्टेट इन कैनोनिकल एंसेंबल, एंड सेम फॉर ऑल सिस्टम्स। तो अगर कैनोनिकल एंसेंबल के डायग्राम बनाएंगे तो इस डायग्राम में एनर्जी को आप टी से रिप्लेस करते हैं। मैं फिर से ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ ये पार्ट, आप उससे आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। जहाँ ई है उसको टी से रिप्लेस कर देंगे तो कैनोनिकल डायग्राम, कैनोनिकल एंसेंबल का पिक्चर बन जाएगा। नेक्स्ट आपको स्टेटमेंट नोट करना है इसी में, इस सेपरेटिंग वॉल का नेचर क्या होगा। नेचर
कंपेयर कर सकते हैं, एनर्जी वेरी करेगा, और एनर्जी वेरी करने के लिए मटेरियल थर्मल कंडक्टिंग होना चाहिए। मैटर का एक्सचेंज स्टॉप करना है, वॉल्यूम फिक्स रखना है तो रिजिड रहेगा। द सिस्टम्स आर सेपरेटेड बाय द सिस्टम्स इन कैनोनिकल एंसेंबल are separated by impermeable, rigid and conducting walls. सेपरेटिंग वॉल का नेचर आपको पता चल गया, क्या पार्ट फिक्स है, क्या पार्ट वेरी करेगा। अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं, एनर्जी वेरिएबल हो गया यहाँ पे कैनोनिकल एंसेंबल। वन सिस्टम से अनदर सिस्टम को एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल है, सिस्टम और सराउंडिंग में एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल है। अगर एनर्जी एक्सचेंज होगा और मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो सिस्टम का नेचर आपको पता चल गया, क्लोज सिस्टम होगा। ये पॉइंट रिलेट हुआ सभी को? सिस्टम्स आर क्लोज Yes, sir. सिस्टम इन कैनोनिकल एंसेंबल। मैक्रो स्टेट से पता चलेगा एंसेंबल, सेपरेटिंग वॉल के नेचर से, सिस्टम के टाइप से। और एक और स्टेटमेंट यहाँ पे नोट करेंगे इक्विलिब्रियम के लिए, एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल होगा और तब तक एक्सचेंज पॉसिबल होगा जब तक टेम्परेचर सेम ना हो जाए। इन कैनोनिकल एंसेंबल systems are in thermal contact, एनर्जी वेरिएबल करने के लिए थर्मल कांटेक्ट में लाएंगे और थर्मल इक्विलिब्रियम होगा सिस्टम, तब टेम्परेचर फिक्स रहेगा। थर्मल कांटेक्ट, कहीं ये वर्ड नोट होगा, थर्मल कांटेक्ट और थर्मल इक्विलिब्रियम। म्यूचुअली ऑल सिस्टम का टेम्परेचर सेम होगा एंड आल्सो विद कंसेप्ट आएगा हीट रिजर्वायर वर्ड, हीट बाथ और हीट रिजर्वायर, जो पहले भी हिंट किया है। सम टाइम आपको प्रॉब्लम का स्टेटमेंट लाइक दिस होगा कि सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद हीट बाथ और हीट रिजर्वायर, देन फाइंड द पार्टीशन फंक्शन और फाइंड द हेल्महोल्ट्ज एनर्जी और सम रिजल्ट। तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कैनोनिकल एंसेंबल का प्रॉब्लम इस लास्ट स्टेटमेंट से, थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशंस। ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया? Yes, sir. कैनोनिकल एंसेंबल की भी लिमिटेशन है, सम लिमिटेशंस तो आपने ओवरकम किया माइक्रो कैनोनिकल से कैनिकल में जाने के लिए, बट एक लिमिटेशन यहाँ पे भी है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, जो मैटर है, सम अमाउंट में मैटर एक्सचेंज पॉसिबल हो सकता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सजेस्ट किया था कि मोस्टली जो रियल सिस्टम्स हैं वो ओपन क्लास को बिलोंग करता है। एज एन अप्रोक्सीमेशन वो क्लोज सिस्टम बन सकता है, चाहे रेट कितना स्लो हो, बट मैटर एक्सचेंज पॉसिबल हो सकता है। जब पॉसिबल होगा तब ये स्टॉप करना डिफिकल्ट रहेगा, और ये डिफिकल्टी को आप एलिमिनेट करेंगे बाय कंसीडरिंग ग्रांड कैनोनिकल एंसेंबल। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को वेरी कराएंगे, और पार्टिकल्स तब तक वेरी करते हैं जब तक बोथ साइड का केमिकल पोटेंशियल सेम नहीं होता। तो यहाँ पे केमिकल पोटेंशियल एक नोटेशन आएगा म्यू, मैक्रो स्टेट रिप्रेजेंटेशन के लिए। द एंसेंबल इन विच मैक्रो स्टेट is represented by fixed values of chemical potential, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T। ये केमिकल पोटेंशियल मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में हिंट कर दिया कि म्यू क्या रिप्रेजेंट करे, एंड सेम फॉर ऑल सिस्टम। is called grand canonical ensemble. तो यहाँ पे मैक्रो स्टेट म्यू वी टी से रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंटेशन होता है। कैनोनिकल में आपको एन वी टी बताया है, ग्रांड कैनोनिकल इसमें माइक्रो कैनोनिकल में एन वी और ई आता है, जो आपको यहाँ पे हिंट कर दिए स्टेटमेंट वाइज। तो मैक्रो स्टेट रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है। अब फिर से सेपरेटिंग वाल पे आइए, यहाँ पे इस ई को टी से रिप्लेस करने के लिए बोला कैनोनिकल में, और यहाँ पे एन को म्यू से, तो म्यू वी टी आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे ग्रांड कैनोनिकल एंसेंबल के पिक्चर के लिए। और ये सेपरेटिंग वाल का नेचर, मैटर कब एक्सचेंज होगा? जब यहाँ पे जो सेपरेटिंग वाल है वो परमिएबल हो जाए। तो ये सेपरेटिंग वाल का नेचर स्टेटमेंट लाइक दिस आप नोट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे जस्ट स्टेटमेंट के लिए वर्ड नोट कर दे रहा हूँ। जहाँ इम्परमिएबल था वहाँ पे परमिएबल वर्ड आ जाएगा, रिजिड वर्ड आ जाएगा, एंड कंडक्टिव। जो सेपरेटिंग वाल का नेचर है वो ये रहेगा इन ग्रांड कैनोनिकल एंसेंबल। सिस्टम का नेचर आपको कंफर्म हो गया किस क्लास में जाएगा। मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है, तो सिस्टम्स यहाँ पे ओपन सिस्टम्स होंगे।
ये ओपन सिस्टम की क्लास को बिलोंग करेंगे। मैटर एक्सचेंज पॉसिबल है और एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल। अगर आप पहले बुक में ग्राउंड केमिकल एंसेंबल पढ़े हो तो आपको ये बुक में हो सकता है बुक में ये हिंट किया हो कि ये मोर रियलिस्टिक पिक्चर देता है, मोर एक्यूरेट रिजल्ट देता है। विजन भी पता होना चाहिए क्योंकि जो मोस्टली सिस्टम्स हैं वो ओपन क्लास को बिलोंग करते हैं, इसलिए यहाँ पे ये मोर रियलिस्टिक पिक्चर देगा। इसकी एक्यूरेसी जब आप एक्सप्रेशंस फाइंड करेंगे, अगर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले रहे हैं तो ऑर्डर के कॉरस्पॉन्डिंग जब फाइंड करेंगे तो ये ऑर्डर ऑफ n पावर सम फैक्टर्स n पावर -12 के प्रोपोर्शनल होंगे। तो n वैल्यू लार्ज होगा तो जिसमें एरर्स आएंगे वो नेग्लिजिबल होते चले जाएंगे, इसलिए एक्यूरेट रिजल्ट्स आपको मिलते चले जाएंगे। तो सेपरेटिंग वाल का नेचर हो गया, सिस्टम का नेचर हो गया। हम ये इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए नोट करेंगे इन ग्राउंड कैनोनिकल एंसेंबल। सिस्टम्स आर मैटर तब तक एक्सचेंज होगा जब तक केमिकल इक्विलिब्रियम ना हो जाए और ये टेम्परेचर सेम होने से थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी। इन कांटेक्ट विद, जैसे हीट को एक्सचेंज करने के लिए हीट रिजर्व की रिक्वायरमेंट थी, ऐसे यहाँ पे एनर्जी और मैटर को एक्सचेंज करने के लिए पार्टिकल एनर्जी रिजर्व की रिक्वायरमेंट होगी। तो सिस्टम्स आर इन कांटेक्ट विद पार्टिकल एनर्जी रिजर्वायर। रिजर्वायर जो नेम है उससे पता चलेगा कि वो क्या पार्ट एक्सचेंज करेगा। एनर्जी रिजर्वायर एनर्जी एक्सचेंज करेगा और पार्टिकल एनर्जी रिजर्वायर पार्टिकल और एनर्जी बोथ को एक्सचेंज करेगा। और इक्विलिब्रियम किस टाइप का होगा वहाँ पे आप नोट करेंगे, केमिकल, थर्मल इक्विलिब्रियम, म्यूचुअली। तो अगर आप 3 टाइप ऑफ एंसेंबल में कंपेरिजन करें तो ग्राउंड कैनोनिकल में केमिकल थर्मल इक्विलिब्रियम है सिस्टम्स के अमंग, कैनोनिकल में थर्मल इक्विलिब्रियम है और माइक्रो कैनोनिकल में सेपरेटली इक्विलिब्रियम है। इंडिविजुअल सिस्टम सेपरेटली इक्विलिब्रियम है, म्यूचुअल इक्विलिब्रियम वहाँ पे नहीं। तो these स्टेटमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग आप क्लासिफिकेशन कंसीडर करके आप प्रॉब्लम को कैटेगराइज कर सकते हैं अगर मेंशन नहीं किया है कि प्रॉब्लम किस एंसेंबल में आपको सॉल्व करना है। एक तो इससे पता चल जाएगा मैक्रोस्टेट रिप्रेजेंटेशन से, सेपरेटिंग वाल के नेचर से, सिस्टम के नेचर से, और ये जो लास्ट स्टेटमेंट मैंने नोट कराया मोस्टली सिस्टम में मेंशन करेगा कि किस एंसेंबल का प्रॉब्लम है। अगर मेंशन नहीं है तो आप 20 पॉइंट से आप कंफर्म हो सकते हैं कि प्रॉब्लम किस एंसेंबल में आपको सॉल्व करना है। तो बेसिक डिफरेंसेस आपको यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिए और इनडायरेक्टली जो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल है ये भी माइक्रोस्टेट कैलकुलेशन में कंप्लीट हो गया है। माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में सिस्टम्स का थर्मोडायनामिक्स जब आप डिस्कस करेंगे तो डिस्कस करने के लिए आपको माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में माइक्रो स्टेट्स फाइंड करनी पड़ेंगी और एक गिवन माइक्रो स्टेट। मैक्रो स्टेट रिप्रेजेंटेशन मैंने डिस्कस कर दिया। आपको यहाँ पे माइक्रो स्टेट कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट और ए मैक्रो स्टेट रिप्रेजेंटेड बाई NVE। तो रिकॉल करिए ये बुक में आपको लाइक दिस नोट किया होगा, ओमेगा NVE। इस मैक्रो स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग माइक्रो स्टेट है उसके आर्गुमेंट में रखते हैं। ये नोटेशन रिकॉल हो रहा होगा। जो माइक्रो स्टेट नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट मैंने ओमेगा से रिप्रेजेंट किया, बट किस मैक्रो स्टेट के रिगार्डिंग है तो वो आपको यहाँ पे आर्गुमेंट में शो लाइक दिस नोटेशन आपको बुक में आप रिप्रेजेंट किया होगा। अगर आपको माइक्रो स्टेट बताएं तो बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन से आपको एंट्रोपी पता चले और इस एंट्रोपी से आप सिस्टम का थर्मोडायनामिक्स फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सिमिलर अप्रोच मैंने पहले भी डिस्कस किया है। 1/T फाइंड करेंगे तो del S by del E at constant n and v। P/T फाइंड करेंगे del S by del V at constant n and E। ओनली एनर्जी का नोटेशन चेंज हुआ है, बाकी पार्ट सिमिलर है। μ/T फाइंड करेंगे माइनस del S by del N at constant E and V। और these two रिलेशन से आप T को एलिमिनेट करके इक्वेशन ऑफ स्टेट भी फाइंड कर सकते हैं लाइक। तो ये रिजल्ट्स आपको यहाँ पे एनर्जी T के टर्म्स में पता चल जाएगा, एंट्रोपी का टेम्परेचर वेरिएशन पता चल जाएगा, प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन इक्वेशन ऑफ स्टेट आपको यहाँ से पता चल गया। यहाँ से केमिकल पोटेंशियल का वेरिएशन पता चल जाएगा। जो भी रिजल्ट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे वो थर्मोडायनामिकल रिजल्ट्स इस एक्सप्रेशन से एंट्रोपी के टर्म्स में आप फाइंड कर सकते हैं। अगर एनर्जी का टेम्परेचर वेरिएशन पता है जो इस एक्सप्रेशन से पता चलेगा, आपको CV कैलकुलेट करना है del U by del जो del E by del T जो U नोटेशन था पहले एट कांस्टेंट N and V आप ये फाइंड कर सकते हैं। इसी को आप S के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते थे, T del S by del T एट कांस्टेंट N and V। CP आपको फाइंड करना है तो आपके पास del Q by del T एट कांस्टेंट N and P, del H by del T एट कांस्टेंट N and P। और भी कोई रिलेशन एंट्रोपी से आप फाइंड कर सकते हैं। अगर ये रिलेशंस आपको पता चल गए तो CP CV आपको पता चल गया। इनका रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं CP CV का। अगर आइडियल गैस है तो मेयर फॉर्मूला भी कंफर्म कर सकते हैं। तो सिस्टम की थर्मोडायनामिक्स
इन माइक्रोकेमिकल एंसेंबल फाइंड करने के लिए आपको माइक्रोस्टेट कैलकुलेशन रिक्वायर्ड था फॉर ए गिवन मैक्रोस्टेट। उससे एंट्रोपी फाइंड करेंगे और एंट्रोपी से आप ये थर्मोडायनामिक रिजल्ट्स फाइंड करेंगे। तो इनडायरेक्टली माइक्रोस्टेट कैलकुलेशन आपको मैंने डिस्कस कर दिया है, तो एंट्रोपी से माइक्रोकेमिकल एंसेंबल ऑटोमेटिकली आपको डिस्कस हो गया। इसको डिटेल में और डिस्कस नहीं करना है, जस्ट आपको ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए और आपको मेथड क्या है, अप्रोच क्या है, वो आपको मेथड यहाँ पे बता दिया। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें 1 और 2 सिस्टम्स कंसीडर करके आइडल गैस रेफरेंस के लिए आपको पता है कि रिजल्ट्स क्या होंगे, माइक्रोकेमिकल एंसेंबल से वो रिजल्ट्स मैच करेंगे या डिफरेंट आएंगे, वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिससे आपको पता चल जाएगा कि माइक्रोकेमिकल एंसेंबल में सिस्टम को कैसे स्टडी करना है, कैसे रिजल्ट्स फाइंड करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्लासिकल आइडल गैस इन माइक्रोकेमिकल एंसेंबल। तो 6 तक लेक्चर था, टाइम हो गया। ये बेसिक जो डिफरेंसेस बताए मैंने 3 टाइप ऑफ एंसेंबल के, जब इनका डिटेल में डिस्कशन करेंगे कैनोनिकल का जो मोर इंपोर्टेंट एंसेंबल है, इसमें मोर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कैनोनिकल एंसेंबल पे, तो दैट टाइम पे डिफरेंसेस आपको कंफर्म हो जाने चाहिए। माइक्रोस्टेट रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का नेचर सब ये रिकॉल हो जाना चाहिए। स्लाइड शो कर देता हूं सर। लिमिटेशंस एक बार बता दीजिए, लिखना है उसको। हां जी, वो लिमिटेशन सर और एक बार बता देते तो अच्छा होता है। माइक्रो का और केमिकल। माइक्रोकेमिकल में लिमिटेशन अराइज हुआ एनर्जी के फिक्स होने से। मैक्रोस्टेट का जो रिप्रेजेंटेशन है माइक्रोकेमिकल एंसेंबल में वो एन, वी और ई से है। ई की वैल्यू फिक्स करना और मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि एनर्जी एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आप चेक करें तो एनर्जी रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है। रेफरेंस चेंज करेंगे तो रिलेटिव वैल्यूज तो आप चेक कर सकते हैं, बट एग्जैक्ट वैल्यू किस पर्टिकुलर सिस्टम की कितनी एनर्जी वो थोड़ी बता सकते हैं। एनर्जी को मेजर करना भी डिफिकल्ट है और स्टॉप करना भी डिफिकल्ट है। तो वो लिमिटेशंस ओवरकम करने के लिए मैं कैनोनिकल एंसेंबल की रिक्वायरमेंट हुई। एनर्जी को हमने वेरी करा दिया क्योंकि डिफिकल्ट करना, फिक्स करना डिफिकल्ट था, तो वेरी हमने करा दिया। कब तक वेरी करता है? एनर्जी के वेरिएशन की कंडीशन किस पे डिपेंड करती है? टेंपरेचर पे। तो हमने उसके इक्विवेलेंट पैरामीटर टेंपरेचर को फिक्स कर दिया, जो इजीली मेजरेबल भी है और फिक्स करना भी पॉसिबल है। रिजर्वायर के कांटेक्ट में लाएंगे, रिजर्वायर का टेंपरेचर हमें पहले से पता होगा कि उसका टेंपरेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है रिजर्वायर का, और टेंपरेचर उसका चेंज नहीं होता, पहले से बता चुके हैं। उस सिस्टम को थर्मल रिजर्वायर के कांटेक्ट में ले आए तो उसका टेंपरेचर सिस्टम का थर्मल इक्विलिब्रियम में रिजर्वायर के टेंपरेचर से मैच करेगा, जो फिक्स हो गया, और कितना है वो थर्मामीटर से रीड कर सकते हैं। ऐसे ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स करना डिफिकल्ट है, तो वो वेरी करा दिया, वेरी करा के उसके इक्विवेलेंट नंबर ऑफ पार्टिकल तब तक वेरी करते हैं जब तक केमिकल पोटेंशियल सेम ना हो जाए। एक फर्स्ट टाइम जो केमिकल पोटेंशियल का कांसेप्ट आया था, दैट पार्ट शायद रिलेट भी किया होगा पोटेंशियल पार्ट। जैसे एक मैं फिर से रिलेट कर देता हूं, अगर हमारे पास 2 डिफरेंट चार्ज अमाउंट है और 2 डिफरेंट सिस्टम है, चार्ज सिस्टम, एक का चार्ज कुछ और है, अदर का कुछ और है, ठीक है, दोनों का पोटेंशियल भी डिफरेंट है। अगर हम दोनों को किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे तो चार्ज किस साइड से किस साइड फ्लो होगा, उसके फ्लो होने का रीजन क्या होगा बोलिए, और कब तक फ्लो करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज फ्लो होता है, चार्ज के डिफरेंस होने की वजह से नहीं होता। चार्ज का अमाउंट चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, अगर पोटेंशियल की वैल्यूज डिफरेंट है बोथ सिस्टम की, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को चार्ज फ्लो करेगा। कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जो इलेक्ट्रिकल बैटरी होती है, बैटरी के 2 डिफरेंट टर्मिनल्स में आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं उसको चार्ज करके, और जब उसको यूज करना होता है तो जब फुली चार्ज होता है तो उसके मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है बोथ टर्मिनल में। अब उसको किसी कंडक्टिंग वायर से बोथ टर्मिनल को जहां पे उसका यूज करना है कनेक्ट कर देता है, और उस कंडक्टिंग वायर के थ्रू वन पार्ट से अनदर पार्ट को चार्ज फ्लो होता है, जिससे उसका पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होने लगता है। और जब दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल लगभग इक्वल हो जाता है तब आप उसको यूज नहीं कर सकते, बैटरी तब कहते हैं डिस्चार्ज हो गई, कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गई, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे जीरो हो जाता है। तो जैसे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लो करता है, और कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ऐसे ही डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाले, डिफरेंट अमाउंट ऑफ मैटर वाले अगर हम सिस्टम्स को केमिकल कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन को मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल एक्सचेंज होंगे। कब तक? जब तक दोनों का केमिकल पोटेंशियल सेम ना हो जाए, और जब सेम हो जाएगा तो सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को फॉलो करेगा, ठीक है। ओके सर। सर 13 भी दिखा दीजिए। 13 तो ब्रेक से पहले चालू हुआ होगा, हाँ सर, पहले का है वो। ये दिखाता है। सर 16 दिखा दीजिए प्लीज। थैंक यू।
किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो किसी को तो पूछ सकते हैं। मैं एग्जिट करता हूँ नहीं।